नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया ने। त्रिवेंद्र मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर चर्चा के लिए पत्र लिखा गया है। आज 11 बजे बहस के लिए आने का निमंत्रण दिया है मनीष सिसोदिया ने। आज IRTD ऑडिटोरियम में रहेंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया की बहस की चुनौती पर बोले मदन कौशिक, कोरोना में सबसे बदहाल व्यवस्था दिल्ली की है। दिल्ली मॉडल सिर्फ एक दिखावा है। देहरादून में बहस के बाद 6 जनवरी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को। मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक के बयान पर पलटवार किया। ऑडिटोरियम में उनका इंतजार करूंगा। 100 काम गिनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 काम बता दें। मैं खुली बहस के निमंत्रण पर उत्तराखंड पहुंच रहा हूं। मैं 6 तारीख को आपका दिल्ली में इंतजार करूंगा। तो पत्र लिखा गया है मनीष सिसोदिया की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और साथ ही वो लगातार मदन कौशिक से मांग कर रहे हैं कि वो आएं और उनके साथ बहस करें केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र मॉडल पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और इसी तर्ज पर अब वो उत्तराखंड में भी शुरुआत करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अंकित से। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? क्या मदन कौशिक आज पहुंच रहे हैं बहस के लिए मनीष सिसोदिया के साथ? देखिए माविया, मदन कौशिक से कल हमारी बातचीत हुई। उन्होंने प्रेस वार्ता करी थी तो उन्होंने साफ इनकार किया था कि वो इस बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहस का एक अपना स्तर होता है, एक मंच होता है। तो इस तरीके से जो मनीष सिसोदिया जानबूझकर उनको उकसा रहे हैं कि सरकार के विकास कार्यों को 5 विकास कार्यों को मदन कौशिक गिनाए, तो उनका कहना है कि सरकार ने करीब करीब 100 से ज्यादा योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया है। जिस केजरीवाल मॉडल की मनीष सिसोदिया बात कर रहे हैं वो खोखला है। दिल्ली में जो आम जनमानस है वो काफी परेशान है। 24 घंटे में से बमुश्किल 4 से 5 घंटे बिजली की व्यवस्था है। इसके अलावा यही हाल पानी का है, और पर्यावरण की स्थिति हम देखें तो दिल्ली में काफी बदतर हो गई है। कोरोना काल में सबसे बुरी जो दुर्दशा थी वो दिल्ली की थी। अगर केंद्र सरकार की तरफ से कदम ना उठाए जाते तो हालत और भी ज्यादा बदतर हो सकते थे। तो इस तरीके का आरोप मदन कौशिक की तरफ से लगाया गया है। आज भले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे हैं, उनका कहना है कि वो IRTD ऑडिटोरियम में उनका इंतजार करेंगे। एक चेयर मदन कौशिक के लिए स्पेसिफिक रखी जाएगी। अगर वो नहीं आएंगे तो वो खाली पड़ी रहेगी। लेकिन मदन कौशिक ने कल प्रेस वार्ता में बताया था कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि डिबेट का अपना एक स्तर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, और इस तरीके से वो बुलावे पर उनके निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार किया है। तो अब जब उनके निमंत्रण को अस्वीकार किया है मदन कौशिक, यानी कि वो नहीं पहुंचेंगे IRTD ऑडिटोरियम, तो फिर आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मनीष सिसोदिया का? वो वापस दिल्ली कब जाएंगे और क्या कुछ अब वो करने वाले हैं उत्तराखंड में? देखिए माविया, अभी मनीष सिसोदिया का ये कार्यक्रम आ रखा है। आज के दिन वो पूरा IRTD ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे, पत्रकारों से भी मुलाकात करेंगे, और कहीं ना कहीं मदन कौशिक का भी इंतजार वो करेंगे। और इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि अगर वो, चूंकि मदन कौशिक की ओर से ये कहा गया था कि वो त्रिवेंद्र मॉडल पर बहस वो दिल्ली में करेंगे, तो 6 तारीख को भी एक निमंत्रण दिया गया है जिसमें कि वो दिल्ली में भी बहस करा सकते हैं। तो आज का पूरा दिन मनीष सिसोदिया देहरादून में रहेंगे। उसके बाद उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी है, और इसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल अंकित, देखना होगा कि दिल्ली में जो निमंत्रण दिया है मदन कौशिक को, वो वहां भी पहुंचेंगे या वहां जाने से भी इनकार कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित काला, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करा रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को मात दे दी है। वो 28 दिसंबर से यहां भर्ती थे। डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि रावत अब ठीक हैं और सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि अभी कुछ दिन वो दिल्ली में ही होम क्वारंटीन रहेंगे। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के आवास में ही होम क्वारंटीन हो गए थे, लेकिन तबियत
बिगड़ने पर उन्हें 27 दिसंबर को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली होम क्वारंटीन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। नए साल की शुरुआत से ही विपक्ष ने राज्य सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। साल 2021 चुनावी वर्ष है, लिहाजा 2022 के दंगल से पहले विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। पार्टी की ओर से टीमें तैयार की गई हैं जो गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने के साथ ही सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाएंगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास विकास का रोड मैप नहीं है। हर वर्ग बीजेपी के राज में परेशान है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। अच्छा तुम वो तो वॉइस वाला कर, हाँ वो लगा वो ये करूँ जो तो हमारा राजनीति सभी को वॉइस। और अब आपको एक अहम खबर दे दें, बीजेपी में बगावत पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के बयान पर दिया है उन्होंने जवाब। बिना पायलट का जहाज है कांग्रेस, ये कहा बंशीधर भगत ने। कांग्रेस को अब क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, कांग्रेस में हताशा और निराशा है, तो ये अहम बयान दिया गया है बंशीधर भगत की ओर से। आपको बता दें इंदिरा हृदय ने बड़ा सियासी बयान दिया है। इंदिरा हृदय ने दावा किया है कि 2021 में उत्तराखंड के भीतर 2016 जैसा ही सियासी भूचाल आएगा, लेकिन इस भूचाल की जद में इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी होगी। तो बंशीधर भगत ने भी इंदिरा हृदय के बयान पर पलटवार किया है, कहा है कांग्रेस को अब क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। बीजेपी में बगावत पर बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। इंदिरा हृदय ने कहा था कि 2016 जैसा ही कुछ अभी हालात देखने को मिल सकते हैं बीजेपी के अंदर 2022 के विधानसभा चुनावों में, और उसी के मद्देनजर बंशीधर भगत ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है, कहा है कि बिना पायलट का जहाज है कांग्रेस। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और इंदिरा हृदय ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था, ये बड़ा बयान दिया था बंशीधर भगत को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में कामयाबी हासिल नहीं करेगी और 2016 जैसा ही कुछ एक बार फिर से होने जा रहा है। और अब उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, कहा है कि कांग्रेस में हताशा और निराशा है, बिना पायलट का जहाज है कांग्रेस। देहरादून से आपको अहम खबर दे दें, जहां डीजीपी अशोक कुमार करेंगे गढ़वाल का दौरा। डीजीपी 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच गढ़वाल का दौरा करेंगे। 11 जनवरी को डीजीपी टेहरी और उत्तरकाशी जिले का दौरा करेंगे। वहीं 12 जनवरी को डीजीपी चमोली और रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करेंगे। 13 जनवरी को डीजीपी अशोक कुमार श्रीनगर का भी दौरा करने जा रहे हैं। तो डीजीपी के ये अहम दौरे 11 से 13 जनवरी तक गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे डीजीपी अशोक कुमार, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 जनवरी को डीजीपी चमोली और रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे। जब से कमान संभाली है लगातार डीजीपी अशोक कुमार, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कमी है, किस तरह से काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और अब 13 जनवरी को डीजीपी अशोक कुमार श्रीनगर का दौरा भी करने जा रहे हैं, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल का दौरा करेंगे। 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे डीजीपी अशोक कुमार। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में कुंभ की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी ने आगामी महाकुंभ मेले के दौरान यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के संबंध की गई तैयारियों और अन्य पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी ने यातायात सुचारू रूप से चलने, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने, भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने और कुंभ क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों
प्रविष्टियों के सत्यापन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को होटल और धर्मशालाओं में नियमित चेकिंग और सीसीटीवी मैपिंग को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधक दस्ते की सहायता से सघन चेकिंग कराए जाने और संवेदनशील इलाकों में आतंकवाद विरोधी दस्ते की मॉक ड्रिल कराने के भी निर्देश दिए हैं। साल 2020 पर्यटक की दृष्टि से धर्मनगरी हरिद्वार के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा। जहां हर साल हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, वहीं इस साल लाखों में ही सिमट कर रह गई। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल के अनुसार इस साल हरिद्वार का होटल व ट्रेवल व्यवसाय काफी नुकसान में रहा है। जहां हरिद्वार में सीजन के दौरान होटलों में कैमरे नहीं मिला करते थे, इस बार पूरे साल होटलों और ट्रेवल व्यवसाय यात्रियों को तरसते दिखाई दिए। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया कि पिछले साल हरिद्वार में 2019 में 31 करोड़ के तकरीबन यात्री हरिद्वार पहुंचे थे। इस 2020 में केवल 40 लाख के करीब यात्री ही हरिद्वार पहुंचे। उनमें से ज्यादातर यात्री अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करने व पिंडदान करने ही आए हैं। मार्च 2020 तक तो हरिद्वार में यात्रियों की तादाद तकरीबन बराबर रही, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू किए, हरिद्वार में होटल और ट्रेवल व्यवसाय बिल्कुल ही बंद रहा। जितने यात्री इस पूरे साल में हरिद्वार में आए हैं, इतने यात्री केवल जून और जुलाई में ही हरिद्वार में आ जाया करते थे। पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत खराब साल रहा है, क्योंकि कोविड महामारी आने के कारण जो है, लॉकडाउन लगने के कारण हमारी जो है लगभग सारे स्नान भी स्थगित हुए हैं और हमारी कांवड़ मेला भी स्थगित हुई है और जितनी भी हमारी ट्रेन्स वगैरह सब लगभग बंद रही हैं। और जो भी है कमी यात्री आया, क्योंकि मेनली जो है हमारे गंगा से संबंधित अस्थि विसर्जन और थोड़ा बहुत यात्री जब से लॉकडाउन खुला है तो कुछ यात्री अपने अपने वाहनों से कुछ लोग आ रहे हैं। तो इसके रहते हुए जो है पहले हमारी जो है करोड़ों की संख्या होती थी, लगभग 21 करोड़ के लगभग लास्ट ईयर हमारे पास यात्री पर्यटक हरिद्वार में आए थे, जो कि अब जो है गिरकर जो है 40 लाख तक सीमित रह गई है। तो हमारी लगभग 80% की गिरावट यात्रियों की। कुंभ के दौरान भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती कुंभ पुलिस के लिए रहती है। इस बार धर्मनगरी में होने वाले 2021 कुंभ के लिए कुंभ पुलिस पहले से ही तैयारियां करने में लग गई है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि इस बार कुंभ में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिए अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही हरिद्वार में आने वाले आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कुंभ के ट्रैफिक प्लान और रूट्स पर चर्चा की जाएगी। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए इस बार कुंभ मेला पुलिस किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रही है। कुंभ में भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती मेला पुलिस के लिए बनती है। इसका कारण कुंभ में बने नए रूट का ज्ञान न होना होता है, जिसके लिए इस बार हमने उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय बनाने का प्रयास किया है, जिसमें अधिकारियों को कुंभ के दौरान बनाए गए रूट और ट्रैफिक प्लान की पहले से ही जानकारी प्रदान कर देंगे और आपस में कुंभ के दौरान वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा और ट्रैफिक पर समन्वय बनाकर रखेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी राज्यों के पुलिस विभाग को पत्र भेजा जा चुका है और जल्द ही बैठक की जाएगी। ट्रैफिक की व्यवस्था के दृष्टिगत ये बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्जन, क्योंकि यूपी से ही मोस्टली होते हैं, तो अभी यूपी के सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई है और हमारे ऑफिसर्स को हम लोगों ने मेरठ में भेजा था और वहाँ एडी साहब से बात होने के बाद हम लोग बहुत जल्दी एक इंटरस्टेट मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कि महाकुंभ से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें इंटरस्टेट वाले जो मैटर्स होंगे, चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन से रिलेटेड हो, सुरक्षा हो या वीवीआईपी मूवमेंट से रिलेटेड हो, इन सब को हम लोग आपसी सहमति से इम्प्लीमेंट कराएंगे।
भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से प्रस्तावित रैली दिल्ली चलो के तहत भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों ने रुड़की के प्रशासनिक भवन से इकट्ठा होकर दिल्ली चलो रैली का आयोजन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और दिल्ली की ओर कूच किया। इस दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए रुड़की के गणेशपुर गंगनहर पुल पर पुलिस ने किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक धक्का मुक्की हुई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो 3 अध्यादेश कानून बिल वापस करके किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई सभी लोग अपनी बात तय कर लें। हाँ, और रही बात एक बीजेपी के पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश रावत ने भ्रष्टाचार के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में कांग्रेस पदाधिकारियों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके जरिए जब भी कमीशन खोरी की बात की जाती है तो बीजेपी के जरिए उसे कांग्रेस का एजेंट करार दिया जाता है। लेकिन अब जब बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश रावत ने 25 कमीशन खोरी का आरोप पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर लगाए तो बीजेपी को चाहिए कि पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए समय समय पर कमीशन खोरी की बात सामने रखी जाती रही, लेकिन बीजेपी के जरिए उसे कांग्रेस का एजेंडा करार दिया गया। लेकिन अब बीजेपी को सख्त कार्रवाई करते हुए मुकेश कोहली पौड़ी विधायक को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। पोखरी खेत की तरफ वो सड़क 20 दिन के अंदर कम से कम 20 बार डामर हो चुकी है जगह जगह पे। हम बात है वो किस तरीके से पास है। अभी एक झांझर के पास एक सड़क है और सड़क के ठीक बगल से सड़क में जितनी भी सड़कें पेंटिंग हुई हैं वो 15 से 20 दिन। काशीपुर में परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते डग्गामार वाहनों के साथ साथ निजी वाहनों का प्रयोग करने वाले लोग भी यातायात नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और काशीपुर में परिवहन विभाग इन सब को देखते हुए भी कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर रहे थे। आंखें बंद करके प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब काशीपुर में एआरटीओ का ट्रांसफर होने के बाद नए एआरटीओ अश्वित कुमार ने चार्ज संभाला है। एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत दी है कि यातायात के नियमों का पालन करें और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रात की घटना है कि जब हम रात बाहर टहल रहे थे तो रास्ते में कुछ अजीब सा जानवर दिखाई दिया जिसके लंबे लंबे कांटे थे चेहरे पर। वो कुछ कुत्तों के पीछे पड़ रहा था, कुछ इधर उधर भाग रहा था और बिल्कुल बीच शहर में वार्ड नंबर 39 की घटना है। और रात में उसको देखकर लोग सब घर में घुस गए। वो पूरी रात उसका आगमन रोड पर रहा। अब हमारे कॉलोनी के वासी भी, हमने वन विभाग को टीम कर फ़ोन करा लेकिन उनका फ़ोन उठ नहीं पाया। अब रात को हमने देखा गया तो अगर इस तरीके के जंगली जानवर पहली बार देखा गया है, वो भी शहर के अंदर, इसमें यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। लक्सर में बीजेपी महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी की परिचय बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्सर विधायक और मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अनुशासित रहते हुए सरकार और संगठन के हित में काम करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि भारत में नारी को देवी मानकर उसकी पूजा करने की संस्कृति रही है, इसलिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता चमोली ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ हमेशा सुख और संपन्नता आती है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ ही संस्कार देने का संदेश महिलाओं को दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहकर संगठन के लिए काम करना चाहिए। महिला मोर्चा की लक्सर नगर अध्यक्ष अनीता राजपूत ने कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें रमन शर्मा और रजनी को महामंत्री, अनुराधा शर्मा समेत कई महिलाओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं साधना शर्मा, पुष्पा नामदेव, राखी, सुमन, रानी, सरोज को मंत्री, ममता गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बहुत अच्छा लगा हमारी इस बैठक में, इन्होंने समय दिया अपना, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और बात करेंगे अहम खबर की। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरिद्वार में भी छाए हैं बादल, बूंदाबांदी भी जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2800 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। 5 जनवरी तक बारिश और
बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर में हिमपात की चेतावनी दी गई है। वहीं राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर दिखने भी लगा है। मैदानी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होगी और ओले भी गिर सकते हैं। मंगलवार को 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर में हिमपात की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर में हिमपात की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश हो रही है कई इलाकों में उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। तस्वीरें में आप देख सकते हैं मसूरी की, जहां जमकर बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिन से प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आज सुबह भी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ये मौसम का मिजाज 5 जनवरी तक जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आज और कल प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। वहीं 5 जनवरी को मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले के जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी होने से वहां का सड़क मार्ग भी काफ़ी हद तक प्रभावित होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो अगले 5 जनवरी तक इसी तरह का मौसम जो है देखने को मिलेगा। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। देर रात की बूंदाबांदी बारिश से ठंड बढ़ गई है, वहीं शीतलहर चलने शुरू हो गई है। वहीं मैं दिखाना चाहूँगा प्रदेश में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है ऊपर पहाड़ों पर, वहीं ऋषिकेश का एक आलम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं लोग जो है ठंड में घर में रहने में विवश हो गए हैं। मैं विपिन नागी, हिंदी खबर, ऋषिकेश। क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। औली में बर्फबारी तो निचले इलाकों में अब बारिश का कहर बरपाने लगा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में नववर्ष मनाने पहुंचे पर्यटकों को तो बर्फबारी का दीदार न हो पाया, पर जैसे ही पर्यटक अब औली से धीरे धीरे सूखी औली का दीदार कर वापस लौटने लगे, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई है। जोशीमठ में भी मौसम इस कदर बारिश का बना हुआ है कि ऊंचे इलाकों में अब बारिश और बर्फबारी होना भी शुरू हो गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों में भी इस चीज को लेकर खुशी है कि अगर बर्फबारी होती है तो पर्यटकों का रुझान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की तरफ और बढ़ सकता है। अभिषेक अग्रवाल, हिंदी खबर, जोशीमठ। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश हो जाने से पारा और गिर गया है। पानी ठंड और प्रचंड हो गई है। ऐसे में गरीब बेसहारा लोगों की मुसीबतों में और इजाफा हो गया है। प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर हिंदी खबर टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत भी की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश भर में पिछले 2 सप्ताह से लगातार ठंड प्रचंड हो रही है और ऐसे में बीती रात से बारिश शुरू हो गई है। हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हम लक्सर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरा मैन से इस तरह लोग जो हैं कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये लोगों से कुछ बात भी करेंगे। आपका नाम क्या है? सोहन भाई, इस तरह से ठंड बढ़ी है तो लेकर के क्या कहेंगे? मौसम का कहर है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम है? कोई नहीं, और भी लोग यहाँ मौजूद। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विनीत भाई, इस तरह से अब ठंड का प्रकोप तो अब रात से बारिश हुई है, अब और बढ़ गया है, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? इंतजाम कोई ऐसा खास किया नहीं है। तो ये जो अलाव आपने ये खुद जला आपने? ये खुद जलाए। तो आपने सुना अलाव भी खुद जलाए हैं, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये ठंड में मना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ आते जाते जो है ठंड से फिटर रहे हैं और ये पूरा इलाके का फिलहाल हाल है। हम यहाँ आप सामने देखिए कुछ दुकानदार हैं जो कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए
अपनी भट्टी चला रहे हैं और मूंगफली। आपका नाम क्या है जी? नौशाद भाई, ठंड में इस तरह से रात से बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, ठंड और भी बढ़ गई है, तो कारोबार पर कितना फर्क पड़ा इससे? कारोबार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया जी। मतलब पहले के मुकाबले कम ग्राहक आ रहे हैं वहाँ कम आ गया। और प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम है ठंड से बचने के लिए? कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? जी हमको यूपी के पास बेटी गाँव से आए हैं। तो ठंड में इस तरह बारिश हो रही थी, आपने तो काफ़ी ठंड लगी होगी आपको? ठंड लग रही है तो मजबूरी। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हमको घर जा रहे हैं। अच्छा, किसी वजह से जा रहे हैं। तो मजबूरी में लोगों को घर से निकलना पड़ता है। और भी लोग हैं बाइक पे हैं। आपका नाम है? अमित भाई, इस ठंड को लेकर क्या कहेंगे? जो रात को बारिश हो गई और भी बढ़ गई है ठंड, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हंस रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जो तिराहे चुराहे हैं या ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, ऐसे में गरीब लोग जो ठंड की मार झेल रहे हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था होना जरूरी है, नहीं तो कोई ना कोई अनहोनी भी हो सकती है। ऐसे में हम साफ तौर पर कहेंगे कि लोग खुद भी सावधान रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। खबर बेरीनाग से। सुबह से जिले के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश के बाद विश्व पर्यटक स्थल मुनस्यारी में दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। टांप कालीमुनी क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां पर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। साथ ही बर्फबारी के कारण पूरे जिले में शीतलहर फैल गई। टांप कालीमुनी क्षेत्र में जमकर बर्फबारी देखने को मिली है बेरीनाग में। ठंडा हो रहा है इस बार। मुनस्यारी में आज सुबह से ही कालामुनी, बेटलीधार, पातलथौरा, खलिया टॉप, पंचाचूली, हसलिंग, छिपला केदार में भारी बर्फबारी हो रही है। निचले स्तर पे लगातार भारी वर्षा हो रही है और काफ़ी यहाँ पे ठंड बढ़ चुका है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।